हेलो एवरीवन, मैं सर डॉक्टर कोमल। हमारे प्रीवियस जितने भी टुडे इको के सेशन हुए हैं उसमें हमने ऑलरेडी सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे कि LVESV, EF, CO, LVRDD, FS, इन सभी टॉपिक को हमने कवर किया है। यहाँ पर जो भी टॉपिक लिखे ये सभी हमने कवर किए हैं। कॉन्सेंट्रेटिव, डायलेटेड, स्टेनोज, स्क्लेरोसिस, रिगर्जिटेशन, प्रोलैप्स, वेजिटेशन, पेरिकार्डाइटिस, RWMA एबनॉर्मलिटीज़, अकाइनेसिया, इन सभी टाइप्स ऑफ RWMA, इन सभी टॉपिक को हमने कवर किया है। उसमें HOCM आएगा, DCM, इन सभी ये सभी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि हमें सभी इम्पोर्टेंट टर्म्स तो पता है, बट जब भी हम टुडे इको का रिपोर्ट रीड करेंगे तो किस पैटर्न से हमको उसको रीड करना है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर हमको बहुत ही अच्छी तरीके से रिपोर्ट को अंडरस्टैंड करना है तो हमें उसके साथ साथ डायग्राम भी ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उससे क्या होगा कि हमारा कोई भी इम्पोर्टेंट फाइंडिंग भी नहीं छूटेगा और वो एक बार डायग्राम को देख के हमें अंदाज़ आ जाएगा कि पेशेंट को कितना ज़्यादा सीवियरिटी है, कहाँ पे गड़बड़ है। तो मैंने यहाँ पर एक सैम्पल रिपोर्ट लिया है और बाजू में मैंने कुछ डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाया है। तो मैं 1 बाय 1 रीड करती हूँ और आप भी मेरे साथ में ड्रॉ करेंगे। तो पहला है इस्केमिक हार्ट डिसीज़, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इस्केमिक हार्ट डिसीज़ IHD ग्रीन कलर से। उसके बाद है डायलेटेड LA, मतलब राइट एट्रियम जो है वो थोड़ा सा डायलेट है, बड़ा है नॉर्मल से। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर से ड्रॉ कर दिया है, जो एट्रियम है वो नॉर्मल से साइज़ में बढ़ गया है। तो इस तरीके से आप भी ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद आता है कि माइल्ड कॉन्सेंट्रिक LV हाइपरट्रॉफी, मतलब थोड़ा सा लेफ्ट वेंट्रिकल भी बढ़ गया है। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर से ड्रॉ किया है माइल्ड कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। तो आप भी इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद है लार्ज सेप्टो अपाइकल एंड एंटेरियर स्कार। अब ये बोल रहा है कि सेप्टल पार्ट और ये अपाइकल, हमारा हार्ट का जो अपाइकल पार्ट है और ये सेप्टल पार्ट है, यहाँ पे स्कार है। तो मैंने येलो कलर से स्कार भी कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि सीवियर डिप्रेशन LV सिस्टोलिक फंक्शन, तो इजेक्शन फ्रैक्शन 25% है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 25% है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि LV डायलेटेड डिसफंक्शन, डायस्टोलिक डिसफंक्शन, तो हम लिख देंगे वहाँ पर डायस्टोलिक डिसफंक्शन उसमें। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि माइल्ड माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। अभी यहाँ पे जो दो वॉल है हमारे, माइट्रल वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल, तो नॉर्मली क्या होता है कि एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आता है, बट यहाँ पे रिगर्जिटेशन है, तो इसीलिए मैंने वेंट्रिकल से एट्रियम में जाते हुए एरो ड्रॉ किए हैं कि वेंट्रिकल से एट्रियम में जा रहा। तो आप भी इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो, जिससे हमें इजीली अंडरस्टूड होगा कि नॉर्मल ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, वो रिगर्जिटेशन हो रहा है। उसके बाद आता है माइल्ड PH, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है और PASP 36 लिखा है। मतलब क्या, नॉर्मली PASP कितना होता है, पल्मोनरी आर्टरी सिस्टोलिक प्रेशर, तो वो कितना होता है 30 mm ऑफ Hg होता है, बट यहाँ पर हमको 36 mm ऑफ Hg दिख रहा है। इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं कि माइल्ड हाइपर, मतलब पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। तो मैंने यहाँ पे पल्मोनरी वेन है, यहाँ पर सॉरी पल्मोनरी आर्टरी है, वहाँ पे मैंने लिख दिया पल्मोनरी हाइपरटेंशन 36 mm ऑफ Hg, मतलब प्रेशर बढ़ा हुआ है नॉर्मल से। उसके बाद नो थ्रोम्बस, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अभी ये डायग्राम से हमें क्या अंडरस्टैंड हो रहा है कि इस्केमिक हार्ट डिसीज है, एट्रियम भी डायलेटेड है, माइल्ड कॉन्सेंट्रेटिक लेफ्ट मतलब वेंट्रिकल में भी हाइपरट्रॉफी है, स्कार है सेप्टल एंड अपाइकल रीजन में, और बैक फ्लो भी हो रहा है। तो ओवरऑल हमको समझ में आ रहा है कि ये पेशेंट का जो हार्ट है बहुत ही प्रॉब्लम में है ना, बहुत गड़बड़ है, बहुत सीवियरिटी हो गई है ये पेशेंट को। तो इस तरीके से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमें इजीली अंडरस्टैंड होगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो आप भी इसी तरीके से रिपोर्ट करेंगे, रीड करके इस तरीके से ड्रॉ कर सकते। टुडे इको के तो बेनिफिट्स है ही, जैसे कि हमने देखा कि
अगर किसी को रीजनल वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन है, तो हमें ये सभी एबनॉर्मेलिटीज समझती है 2D को से। स्टीनोसिस है, उसके बाद रिगर्जिटेशन है, वेल्व में प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हमको समझ में आते हैं 2D को से। बट स्टिल 2D को के भी कोई लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि जब भी कोई मतलब डॉक्टर होता है तो वो 2D को का रिपोर्ट जब वो निकालते रहते, वो करते रहते हैं 2D को, तो वो देखकर वो नोट डाउन करते हैं कि ये फाइंडिंग्स है। अभी इसके कारण वो डिपेंड ऑन द डॉक्टर के स्किल के ऊपर है। जैसे कि एंजियोग्राफी में भी होता है कि वो उनको जैसे दिखता है उस तरीके से वो लोग लिख लेते हैं, तो हर एक डॉक्टर के अकॉर्डिंगली वो चेंज होगा। वैसे यहाँ पे भी किसी को अगर डायस्टोलिक डिसफंक्शन 1 लग रहा है तो किसी डॉक्टर को 2 भी लग सकता है। तो एकदम ही परफेक्शन नहीं रहता है, वो डॉक्टर के स्किल एंड एक्सपीरियंस के ऊपर रहता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरीज है वो डायरेक्टली विजिबल नहीं रहती है, और इसमें परसेंटेज भी हमको पता नहीं चलता कि कितना परसेंटेज ब्लॉकेजेस है। साथ ही अगर किसी हार्ट में कहाँ पे परफ्यूशन स्पेसिफिक जो 17 सेगमेंट ऑफ हार्ट जो कि हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सेशन में लिए हैं, जो कि हमें डायरेक्टली एड्रेस बताता है कि इस पार्ट ऑफ मायोकार्डियम में प्रॉब्लम है, तो अगर परफ्यूशन डिफेक्ट है तो ये भी नहीं पता चलता कि स्पेसिफिकली कहाँ पे परफ्यूशन में प्रॉब्लम है, कहाँ ब्लड सप्लाई कम हो रहा है। साथ ही अगर मायोकार्डियम में कोई पार्ट अगर वायबल नहीं है तो ये भी पता नहीं चलता। मतलब वायबल मीन्स वहाँ का कोई डेड पार्ट है, कितना लाइव है, ये भी पता नहीं चलता। और साथ ही डिटेल्ड एनाटॉमी हमें पता नहीं चलती, स्ट्रक्चर पता चलता है बट डिटेल नहीं पता चलता है। तो अगर हमको देखना है ये सब डिटेल जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए कुछ एडवांस इन्वेस्टिगेशन है। जैसे कि अगर हमें डिटेल एनाटॉमी ऑफ हार्ट देखना है तो उसके लिए हम लोग कार्डियक MRI करते हैं। अगर हमको परफ्यूशन देखना है, जैसे कि मैंने 17 सेगमेंट कहा, तो अगर हमें डिटेल कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है ये देखना है, कहाँ पर मायोकार्डियल परफ्यूशन नहीं हो रहा है, ब्लड सप्लाई कहाँ नहीं हो रहा है ये देखना है, तो उसके लिए MPI टेस्ट करते हैं। उसके बाद अगर हमें देखना है कि किसी पेशेंट को MI आ गया है तो कितना पार्ट डैमेज हुआ है, कितना डेड हुआ है। हमको पता ही है कि MI आने के बाद में कोई पार्ट होता है जहाँ ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो वो पार्ट पूरा डेड हो जाता है। तो ये हमको 2D को में नहीं पता चलता, तो उसके लिए हमको कार्डियक पेट स्कैन करना पड़ता है, तो हमें वायबिलिटी ऑफ हार्ट पता चलता है। उसके बाद जैसे कि किसी को ब्लॉकेजेस है तो एग्जैक्ट कितना mm है वो कैलकुलेट एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस अगर हमें करना है तो CT एंजियोग्राफी से हमको पता चलता है। CT एंजियो ऑफ हार्ट करना पड़ता है उसके लिए। तो ये सभी जो इन्वेस्टिगेशन है बहुत ही एडवांस इन्वेस्टिगेशन है, बट इसका कॉस्टिंग भी बहुत मतलब इसके कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा है, और थोड़ी रिस्क भी होती है, तो और थोड़े रेडिएशंस भी होते हैं। बट अगर हम 2D इको को देखते हैं तो 2D इको बहुत ही सेफ है, और उसका कॉस्ट भी कंपेयर टू अभी जो मैंने इन्वेस्टिगेशंस बताए उससे कंपेयर टू कम है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, और हमको जितना डेटा की ज़रूरत पड़ती है नॉर्मली हमारे प्रैक्टिस में, तो 2D इको में सफिशिएंट हमको वो लोग मतलब उसमें इंफॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली जब पेशेंट हमारे पास आता है, अगर कार्डियक असेसमेंट करना है तो हमको बेसिक में हमारा आता है ECG, और सेकंड आता है 2D इको। तो 2D इको से हमको मतलब प्रोग्नोसिस हो जाता है, प्रोग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन जितनी हमें चाहिए कि इस्टेमिक हार्ट डिसीज है, तो हमें बहुत सारी मतलब हम डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए जितनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें 2D इको के माध्यम से मिलती है। तो इस तरीके से 2D इको के बहुत सारे एडवांटेज है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। मुझे ऐसा लगता है कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, और इस तरीके से अगर आप रिपोर्ट देखोगे जैसे कि हमने आज ड्रॉ करके देखा है, तो आपको बहुत इजीली वो समझेगा, और बहुत जल्दी तुमको अगर कोई कंजेनाइटल भी डिफेक्ट है पेशेंट को, वो भी बहुत जल्दी आप कैचअप कर पाओगे, और आपको क्या कंडीशन है वो पता चलेगा, और अकॉर्डिंगली आप उसकी ट्रीटमेंट कर पाओगे।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.